UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। आज उस वक्त पूरे उत्तराखंड राज्य में शोक की लहर दौड़ गई जब लोगों तक यह खबर पहुंची कि प्रदेश के 65 वर्षीय कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का आकस्मिक निधन हो गया है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास पिछले लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। ऐसे में बागेश्वर में आज उन्होंने अंतिम सांसें ली। बता दें कि कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के आकस्मिक निधन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। मंत्री चंदन राम दास के आकस्मिक निधन को उन्होंने प्रदेश के लिए बड़ी क्षति बताया। आज का ये दिन बहुत ही दुखद है। हमारे वरिष्ठ साथी उत्तराखंड सरकार में परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास जी, जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनका आकस्मिक निधन का समाचार मिला है। हम सब के लिए दुखद है, पूरे प्रदेशवासियों के लिए दुखद है। चंदन राम दास जी हमेशा उन्होंने गरीबों के लिए, समाज में पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, आम आदमी के लिए, मजदूरों के लिए लगातार संपूर्ण जीवन भर संघर्ष किया। वो एक संघर्षशील नेता थे और हमेशा उन्होंने समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति की आवाज़ को लगातार उठाने का काम किया, उनको समाधान की ओर ले जाने का काम किया। सरल थे, सहज थे, मृदुभाषी थे। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के आकस्मिक निधन के चलते उत्तराखंड शासन की ओर से प्रदेश भर में 3 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया है। राजकीय शोक को लेकर जारी शासन आदेश के तहत प्रदेश में 26 से 28 अप्रैल तक 3 दिनों का राजकीय शोक रहेगा। इस दौरान प्रदेश के सभी जनपदों के सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके हुए रहेंगे। वहीं जिस जनपद में कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का अंतिम संस्कार होगा, वहां अंतिम संस्कार के दिन सभी सरकारी कार्यालय पूर्ण रूप से बंद होंगे। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक न्यूज चैनल को दिया गया इंटरव्यू काफी चर्चाओं में है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीआरपीएफ के काफिले पर पुलवामा में जो हमला हुआ था उसे रोका जा सकता था। ऐसे में तत्कालीन राज्यपाल के इस बयान को लेकर कांग्रेस के भूतपूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान के बाद भी सरकार, होम मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री कार्यालय मौन है। इस चुप्पी से साजिश की बू आती है। अगर ऐसा कुछ नहीं था तो उन्हें सामने आकर स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। सत्यपाल मलिक जी ने प्रधानमंत्री जी से 14 फरवरी 2019 को बात की थी, बताया था कि हमारी गलतियां हैं, माना था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चुप रहिए, ये कोई और बात है। तो जब प्रधानमंत्री को बता दिया तो उनके, इसका मतलब ये है कि उनके नीचे आने वाले बक स्टॉप्स एट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, तो इसका मतलब सभी को जानकारी है। तो अब अगर मान लो कि वो कहते हैं कि मेरे को नहीं बताया था, तो आके बताइए कि मुझसे बात नहीं हुई है। और ये बात 14 फरवरी 2019 को अखबार में छपी है, जिसकी हमने आपको एक कटिंग दिया है। खबरों में अब बात कर लेते हैं विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की। तो बीती 22 अप्रैल से प्रदेश में गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। वहीं 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट भी विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। ऐसे में अब सभी श्रद्धालुओं को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का इंतजार है, जो कि कल यानी कि 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। गौरतलब है कि कपाट खुलने से पहले आज बद्रीनाथ धाम को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया। उत्तराखंड में फिल्म निर्माण को एक संगठित उद्योग की तरह बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार सकारात्मक पहल करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में युवाओं को इस क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान पर फोकस किया जा रहा है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंसीधर तिवारी ने बताया कि फिल्म टीवी प्रशिक्षण के लिए अल्मोड़ा के उदय शंकर नाट्य संस्थान परिसर में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। देखिए,
अल्मोड़ा में एक बहुत अच्छा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उदय शंकर नाट्य अकेडमी, और उसमें हम लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, और उस पर हम लोग एक समिति बना रहे हैं, और जो FTII है उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे प्रशिक्षण का कार्य बच्चों को देंगे। देखिए, उसमें भवन और इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, कुछ अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था उसमें करनी है, और हम लोग शीघ्र ही उस पर कार्रवाई करेंगे। खबरों में अब बात कर लेते हैं आशा कार्यकर्त्रियों की, जिनकी ओर से आज अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर देहरादून के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क से जिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकाली गई और अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। आशा फैसिलिटेटर संघ की प्रदेश महामंत्री रेणु नेगी ने कहा कि सरकार को आशा कार्यकर्त्रियों की 20 दिन की मोबिलिटी की बजाय 30 दिन की स्थायी ड्यूटी और निश्चित मानदेय सुनिश्चित करना चाहिए। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो 2024 में दिल्ली के प्रगति मैदान में देश भर की आशाएं और आशा फैसिलिटेटर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होंगी। हमारी मुख्य मांगे यही है कि आशा और आशा फैसिलिटेटर को कोई मानदेय नहीं है, ना कोई यात्रा भत्ता है, केवल उसको टुकड़ों में पैसा दिया जाता है। हमारी मांग यही है कि हमें एक निश्चित मानदेय हमारा होना चाहिए और यात्रा भत्ता दिया जाए। हमें आशा फैसिलिटेटर को 20 दिन की मोबिलिटी दी जाती है। 20 दिन की मोबिलिटी के बदले हम लोग ये कह रहे हैं कि आप कौन से 20 दिन ऐसे हैं जिसमें हम काम करें, कौन से 10 दिन ऐसे हैं जिसमें हम काम ना करें। ये उत्तराखंड सरकार जो दे रही है हमें एक पाव चलाई दे रही है, मोबिलिटी का पैसा दे रही है। हमारी मोबिलिटी तो हम लोग ये चाहते हैं कि मोबिलिटी तो ये दे रही है, हमें वहाँ पे जाना है, काम करना है और काम करवाना भी है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमें टुकड़ों में पैसा ना दे के आशा फैसिलिटेटर को, आशाओं को एक मुश्त रकम दी जाए। आशाओं का 18,000 और आशा फैसिलिटेटर का 24,000 की मांग है हमारी। अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो हम इसका खामियां आपको 2024 में भुगतना पड़ेगा। हम लोग मजबूर हो रहे हैं सड़कों पे उतरने के लिए। हमें भी कोई शौक नहीं लगा है कि हम सड़कों पे उतर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। तो मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने मौसम के पूर्वानुमान के संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में 27 से 29 अप्रैल तक कहीं कहीं बारिश के साथ ही ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इसके साथ ही इस दौरान 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी भी हो सकती है, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि प्रदेश के मैदानी इलाकों में इस दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। से लेकर के अगले 3-4 दिनों में खास करके 27-28 तक जो है उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी और साथ ही जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने की संभावना है। इसमें भी विशेषकर जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, इनमें जो है अगले 4-5 दिनों में जो है कहीं कहीं हल्की जो है वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। और जो चारधाम लोकेशन की बात करें, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है बर्फबारी भी जो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहाँ पर बर्फबारी भी मिलने की संभावना रहेगी। तो यह थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।